हेलो एस्पायरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। आज अपन पढ़ने वाले हैं पारितंत्र। ये वन शॉट लेक्चर होने वाला है। अगले 20 से 25 मिनट के अंदर आपके दिमाग के अंदर ये वाला चैप्टर जो है मैं पूरा सेट कर दूंगा। दिमाग के अंदर पूरी फिल्म चलेगी दिमाग के अंदर इस चैप्टर की। ठीक है, जैसे अपन ने और चैप्टर किए हैं वैसे ये करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम प्रदीप है और आज अपन पढ़ने वाले हैं पारितंत्र, मतलब इकोसिस्टम को पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी। तो पहले समझो पारितंत्र होता क्या है। पारितंत्र भैया होता क्या है पहले ये समझ लेते हैं। पहले मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर दूं पेन का। पारितंत्र क्या होता है? प्रकृति की क्रियाशील इकाई है। ठीक है, प्रकृति की क्रियाशील इकाई कौन है? पारितंत्र। इकोसिस्टम जो है वो नेचर की क्या है? फंक्शनल यूनिट है। क्या है? फंक्शनल यूनिट है, मतलब क्रियाशील इकाई है। जीवधारी आपस में तथा आसपास के भौतिक पर्यावरण के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। पारितंत्र में होता क्या है? अब पारितंत्र मैंने आपको बता दी कि भैया ये क्या है? प्रकृति की इकाई है। ये सारी बातें ठीक है, लेकिन होता क्या है इसके अंदर? होता यह है कि भैया जो जीवधारी हैं, जितने भी जीवधारी हैं वो आपस में क्या करेंगे? आपस में, ठीक है, जो जितने भी जीवधारी वो आपस में करेंगे और आपस में करने के साथ साथ जो आसपास का जो वातावरण है ना, भौतिक जो पर्यावरण है उसके साथ क्या कराएंगे? परस्पर क्रिया करेंगे। क्या करेंगे? परस्पर क्रिया करेंगे। उसको क्या बोलेंगे अपन? पारितंत्र बोलेंगे। अरे पारितंत्र को है ना दो कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया है, दो कैटेगरीज में इसको विभाजन किया है इसका। तो वो पहली है, एक है स्थलीय और एक है जलीय। एक है स्थलीय और एक है जलीय। नाम से ही पता लग रहा है जो स्थलीय है वो कैसी है? जो जमीन पर रहेगी, और जो जलीय है वो जल के अंदर रहेगी। तो स्थलीय कौन सी है? जंगल हो गए आपके, घास के मैदान हो गए, मरुस्थल हो गए, मरुस्थल हो गए ना आदि। ठीक है। फिर जली की बात करें तो इसके अंदर झीलें आ गई, तालाब, दलदली क्षेत्र आ गए, नदियां आ गई और जवार नदमुख आ गए। ये सारी चीजें इसके अंदर आ गई, जलीय पारितंत्र के अंदर आ गए। अब जो मानव निर्मित जो पारितंत्र है ना उसकी बात कर लेते हैं। मानव निर्मित कौन सा है उसकी बात कर लेते हैं। तो पहला है शस्य भूमि। शस्य भूमि क्या है? शस्य भूमि होती क्या है? तो सिंपल सी बात होता हूँ, खेत को क्या बोलते हैं? शस्य भूमि बोला गया है, क्रॉप फील्ड को। जब खेत जो होता है, खेत के अंदर फसल उगाई गई है कि खेत है, खेत के अंदर फसल उगा दी अपन ने, तो अब वो कोई पहले से मतलब नेचुरल थोड़ा ना बना है, अपन ने खुद ने बनाया है ना। खेती तो अपने खुद कर रहे हैं, अपनी फसल अपन ने उगाई है। तो वो क्या है? वो क्या है? मानव निर्मित है। और दूसरा क्या है? जल जीवशाला। क्या है? जल जीवशाला। आपने वो घरों में देखा होगा, जो थोड़े अमीर लोग होते हैं ना उनके घरों में रहता है वो एक्वेरियम होता है ना, जिसके अंदर मछलियां रहती हैं। ठीक है, मछलियां रहती है, वो छोटा सा बॉक्स सा रहता है, उसके अंदर पानी रहता है अच्छी सी, उसके अंदर वो पौधे से लगे हुए हैं और उसके अंदर वो मछलियां ऐसे घूमती रहती हैं, छोटी छोटी मछलियां। तो उसको क्या बोला? जल जीवशाला। ठीक है, जो जल जीवशाला वो भी क्या है? मानव निर्मित ही तो है। ठीक है, तो वो भी क्या है? एक्वेरियम उसको इंग्लिश में बोलते हैं। फिर आगे चलते हैं भैया, बात करेंगे पारितंत्र के घटक। पारितंत्र के घटक कौन कौन से, उनकी बातें कर लेंगे। तो पहला है क्या? उत्पादकता। दूसरा क्या है? अपघटन। और तीसरा क्या है? ऊर्जा प्रवाह है। और फिर बात करेंगे पोषण चक्र की। ठीक है, ये चार क्या है? पारितंत्र के घटक है। एक एक की अपन बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे किसकी? उत्पादकता की। किसकी बात करेंगे? उत्पादकता की। ठीक है, उत्पादकता क्या होती है भैया? ठीक है, मतलब सीधी सी बात है, प्रोडक्टिविटी क्या है? ठीक है, तो भैया देखो ये पहले क्या है? सकल प्राथमिक उत्पादकता। पहले बात करेंगे इसकी सकल प्राथमिक उत्पादकता, मतलब इंग्लिश में बात करूं तो किसको बोलते हैं? ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। हिंदी में सकल प्राथमिक उत्पादकता। ठीक है जी, शॉर्ट में जीपीपी बोलते हैं इसको। ठीक है, ये कौन बनाएगा? ये बनाएंगे आपके पेड़ पौधे जो है ना, पेड़ पौधे जो बनाते हैं, पेड़ पौधे जो उत्पादकता करते हैं, उत्पादन कर देते हैं, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे सकल प्राथमिक उत्पादकता। ये किससे बनेगी? प्रकाश संश्लेषण द्वारा। और प्रकाश संश्लेषण कौन करेंगे? आपके जितने पेड़ पौधे हैं वो। ठीक है जी, ये बन गई। अब ये जो उत्पादकता बनी है, ये जितना भी उत्पादन बना है इसका, अब पेड़ पौधे खुद भी तो मतलब श्वसन क्रिया करेंगे, अपनी जितनी भी वो क्रिया वगैरह करेंगे, तो उसके अंदर भी कुछ एनर्जी लग जाएगी। कुछ एनर्जी उसके अंदर क्या होगी? लॉस हो गई। तो ये जो मैंने आर बाहर निकाला है ना, आर ऐसे बाहर निकाला है, ये कुछ एनर्जी किस में लॉस हो गई? कुछ ऊर्जा जो है वो किस में खराब हो गई, किस में खर्च हो गई? कि भैया जो पेड़ पौधे हैं वो खुद भी अपने श्वसन क्रिया करेंगे, जो खाना बनाने का काम करेंगे, उसमें थोड़ी तो एनर्जी लगेगी ना, थोड़ी ऊर्जा लगेगी उसमें, तो वो क्या हो गई? लॉस हो गई। ठीक है, अब इस जो है सकल प्राथमिक जो उत्पादकता है, इसको मतलब किसने खाया? अब जो आपका जो पौधा था उसको खा लिया किसने? किसने खा लिया? उपभोक्ता ने खा लिया। किसने खा लिया? उपभोक्ता ने खा लिया। ठीक है, उपभोक्ता ने खा लिया। देखो सकल प्राथमिक उत्पादकता कौन सी हो गई? जो पेड़ पौधे बनाते हैं, जो पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण से बनाते हैं, उसको बोलते हैं सकल प्राथमिक उत्पादकता। अब उसमें से जो सकल प्राथमिक उत्पादकता है उसमें से कुछ किस में काम आ गई? उसमें से कुछ ऊर्जा किस काम आ गई? पेड़ पौधे के जो काम होते हैं, जरूरी काम होते हैं, उनमें काम आ गई। ठीक है, अब जितनी बच गई उसमें से, वो जितना जरूरी काम था वो ऊर्जा निकालने के बाद में, देखो वापस से समझाता हूं, जो सकल प्राथमिक उत्पादकता जो है वो पेड़ पौधे ने बनाई किससे? प्रकाश संश्लेषण से।
यहां तक क्लियर है। उसके बाद में अब खुद को काम भी तो करना है ना पेड़ पौधों को, कि भैया अपने जीवन का काम करना है, तो उसके लिए कुछ कुछ ऊर्जा लॉस होगी, कुछ ऊर्जा उसकी लॉस हो जाएगी, खर्च हो जाएगी, तो उसको मैंने यहां से बाहर निकाल दिया, ठीक है। अब जो जितनी शेष बच गई ना, इस आर को बाहर निकालने के बाद में जो शेष बच गई ना, उसको क्या बोलेंगे, नेट प्राथमिक उत्पादकता। क्या बोलेंगे, नेट प्राथमिक उत्पादकता। अभी नेट प्राथमिक उत्पादकता बची है ना, इसको कौन खाएगा, उपभोक्ता इसको खा लेगा। क्या कर लेगा, इसको खा लेगा, उपभोक्ता के लिए उपलब्ध, उपभोक्ता ने इसको खा लिया। अब उपभोक्ता ने खाया तो उपभोक्ता क्या बनाएगा, इससे एनर्जी बनाएगा, ऊर्जा बनाएगा। अब ऊर्जा जो है ना, ऊर्जा जो है उपभोक्ता खुद के काम करेगा, श्वसन क्रिया करेगा, ठीक है, और भी अपने जरूरी काम करेगा, तो उसमें खर्च होगी कुछ, तो ठीक है, कुछ खर्च हो गई। अब उपभोक्ता को कौन खाएगा, द्वितीय उपभोक्ता खा लेगा, इसको कौन खाएगा, द्वितीय उपभोक्ता खाएगा, ठीक है। तो इसके पास मतलब जितनी नेट प्राथमिक उत्पादकता थी उससे तो कमी पहुंचेगी ना, उससे तो कमी पहुंचेगी, क्योंकि यहां पर कुछ परसेंट तो लॉस हो गए ना, कुछ परसेंट तो खर्च हो गई। किसमें, जो उपभोक्ता था उसने कुछ अपने काम की जरूरी, तो उसमें खर्च हो गई, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है। इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, इसको बोलेंगे ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब एक चीज ध्यान में रखना, जीपीपी माइनस आर, ठीक है, आर मैंने जीपीपी मैंने आपको बता दिया, जो सकल प्राथमिक उपभोक्ता है, उत्पादकता है, उसको क्या बोलते हैं, जीपीपी बोलते हैं, ठीक है। उसमें से अपन आर बाहर निकाल दें। आर यहां पर क्या है, आर यहां पर क्या है कि जो पेड़ पौधे हैं उनकी जो श्वसन क्रिया है, उसमें जो जितना भी ऊर्जा खर्च होगी उसको आर बोल दिया, तो उसमें आर बाहर निकाल देंगे तो अपने पास क्या बचेगा, एनपीपी बचेगा, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बचेगी। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान में रखना, ये वाला याद रखना भैया, ठीक है। फिर बात करेंगे इसकी वार्षिक कुल प्राथमिक उत्पादकता की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे, वार्षिक कुल प्राथमिक उत्पादकता की। इसके अंदर एक होता है संपूर्ण जीवमंडल और एक महासागर समुद्र, ठीक है, महासागर समुद्र की बात कर लेंगे। एक तो संपूर्ण जीवमंडल की बात करेंगे और फिर एक बात करेंगे महासागर और समुद्रों की बात कर लेंगे। तो संपूर्ण जो जीवमंडल है वो कितना बनाता है, 170 बिलियन टन एनपीपी होती है। एनपीपी मैंने आपको बता दिया, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। कितनी है इसके अंदर, 170 बिलियन टन बनाती है। पूरा जो संपूर्ण जो जीवमंडल है वो कितना बनाता है, 170 बिलियन टन बनाता है, ठीक है। और जो महासागर और जो समुद्र है ना, उसका एरिया कितना है पूरे यूनिवर्स के अंदर, मतलब पूरे यूनिवर्स नहीं, पूरा जो बायोस्फीयर है, पूरा वो जो बायोस्फीयर है, पूरा जो बायोस्फीयर है मतलब पूरा जो जीवमंडल है ना, पूरा जो जीवमंडल है उसके क्षेत्र का 70% जो है ना, 70% जो है ना, किसने घेर रखा, महासागर और समुद्रों ने घेर रखा है, ठीक है। पूरा जो जीवमंडल है उसमें से उसका जो इतना क्षेत्र है पूरे जीवमंडल का, उसका 70%, उस क्षेत्र का 70% में कौन है, महासागर और समुद्री ही है। अब इनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो कितनी है भैया, 55 मिलियन टन है, ठीक है। 70% एरिया घेर रखा है इन्होंने, लेकिन जो एनपीपी है ना, जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो सिर्फ 55% है, सिर्फ 55 बिलियन टन है, 55 बिलियन टन है। बाकी जो 170 में से 55 निकाल देंगे तो बाकी जितना बच गया वो कौन करता है, वो किस तरफ कितना कहां से आता है, धरती से आता है वो सारा, ठीक है। समुद्रों का काम इतना ही है। अब ये आप ध्यान में रखना, उत्पादक है, ठीक है। सबसे पहले उत्पादक कौन होंगे, उत्पादक आप सबको पता है कि पेड़ पौधे जो भी है ये क्या होंगे, उत्पादक है। इसमें आ गई पादप लवक आ गए, घास आ गया, वृक्ष आ गए, ये सारे क्या है, उत्पादक हैं, ठीक है। ये क्या है, ये कैसी है, पहली पोषण स्तर है, ये कैसा है, पहला जो पोषण स्तर है वो क्या है, उत्पादक का, ठीक है। इसके अंदर पादप रहेंगे जितने भी, ठीक है। उसके बाद में इनको कौन खाएगा, इनको खा लिया किसने, जो जंतु प्लवक है या फिर टिड्डे हैं या फिर गाय है, बकरी है, इन्होंने हिरण है, इन्होंने खा लिया किनको, पेड़ पौधों घास को इन्होंने खाया, ठीक है। तो ये कौन सा है, द्वितीय पोषण स्तर है, सबको पता है, शाकाहारी स्तर आ गया, इसको बोलेंगे प्राथमिक उपभोक्ता। अब जो बकरी है, ठीक है, जो हिरण है, ठीक है, इनको जो बकरी को मान लो खा लिया किसने, पक्षी ने खा लिया, मछली ने खा लिया, भेड़ियों, ठीक है, मतलब बकरी को नहीं खाएगा, मतलब मछली जो है ये किसको खा लेंगे, जंतु प्लवक को खा लेंगे, ऐसे खा लेंगे, ठीक है ना, समझ रहे हो ना आप बात को। अब हम भेड़िया ने खा लिया किसको, बकरी को खा लिया, तो ये क्या है, तीसरी पोषण स्तर है, मांसाहारी आ गई, ठीक है, इसको बोलेंगे द्वितीय उपभोक्ता। अब जो भेड़िया है इसको कौन खा लेगा, शेर खा लेगा या फिर मनुष्य खा लेगा, ठीक है, ये कैसे है, चौथी पोषण स्तर बोलेंगे इसको। और ये क्या है, उच्च मांसाहारी में आएंगे और इसको चतुर्थ उपभोक्ता बोलेंगे। ये बात क्लियर है, ये सारी आपको याद होनी चाहिए, ऐसे ऊपर की तरफ जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। अब आगे इस बात करेंगे फिर उत्पादक की, किसकी बात करेंगे, उत्पादक होता कौन है उसकी बात कर लेते हैं। आप सबको पता चलेगा कि उत्पादक कौन होते हैं, जितने भी हरे पेड़ होते हैं वो सारे उत्पादक हैं। तो सभी हरे जो पादप हैं वो क्या है, उत्पादक है, ठीक है। अब उत्पादक की करता कैसे है, जो सूर्य की जो ऊर्जा है ना, सूर्य की जो ऊर्जा है, आपको सबको पता है कि जो हरे जो पौधे हैं, जो पेड़ है, वो क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण किससे करते हैं, सूर्य की ऊर्जा से करते हैं। तो ये क्या करते हैं, सूर्य की ऊर्जा से क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। और जो सूर्य की जो ऊर्जा है उसको प्रकाश संश्लेषण में क्या करते हैं, ग्लूकोज बनाएंगे, क्या करते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, खाना बनाते हैं, सीधी सी बात है ना, खाना बनाएंगे, ठीक है जी।
तो सूर्य की जो ऊर्जा है ना उसको किसमें बदलते हैं, रासायन ऊर्जा के अंदर बदलते हैं। ठीक है, जो पेड़ पौधे हैं ये सूर्य की प्रकाश संश्लेषण में होता क्या है, सूर्य की ऊर्जा को क्या करेंगे, रासायन ऊर्जा के अंदर बदलेंगे। ठीक है, इसको किसके अंदर करेंगे, प्रकाश संश्लेषण के अंदर करेंगे। जो जलीय जो पारिस्थितिक जो तंत्र है ना, जलीय जो इकोसिस्टम है, जो एक्वेटिक इकोसिस्टम या फिर जलीय जो पारिस्थितिक जो तंत्र है, उनके अंदर वहां पर जो है ना मुख्य जो उत्पादक है वो कौन होगा, ये ध्यान में रखना। जलीय जो पारिस्थितिकी जो तंत्र है ना, वहां पर जो मुख्य उत्पादक है वो कौन होगा, पादप प्लवक। कौन होगा, पादप प्लवक। ठीक है, ये कौन होंगे, फाइटोप्लैंक्टन। इंग्लिश में बात बता दूं, फाइटोप्लैंक्टन पादप जो प्लवक है ये क्या होगा, मुख्य उत्पादक होगा। कहां पर होगा, जलीय पारिस्थितिक तंत्र के अंदर। अब बात करेंगे किसकी, उपभोक्ता की। किसकी बात करेंगे, उपभोक्ता की। उपभोक्ता इंग्लिश में बात करें तो कंज्यूमर बोलेंगे। एक होता है मैक्रो कंज्यूमर, एक होता है माइक्रो कंज्यूमर। मैक्रो कंज्यूमर के अंदर कौन आएंगे, अधिकतर जितने भी जीव है ना, अधिकतर जितने भी जीव हैं वो सब किसके अंदर आ जाएंगे, ये जो पेड़ पौधे तो किसके अंदर आ गए, उत्पादक के अंदर आ गए। अब जितने जीव बच गए ना वो सारे किसके अंदर आ जाएंगे, मैक्रो कंज्यूमर के अंदर आ जाएंगे। किसके अंदर आ जाएंगे, मैक्रो कंज्यूमर के अंदर आ जाएंगे। अब बोलोगे भैया माइक्रो कंज्यूमर के अंदर कौन आएगा, फिर माइक्रो कंज्यूमर के अंदर आएंगे भैया अपघटक। कौन आएंगे, अपघटक, डिकम्पोजर आएंगे, जो मतलब जो किसका गलाने का काम करेंगे, सड़ाने का काम करेंगे, वो किसके अंदर आएंगे, माइक्रो कंज्यूमर के अंदर आएंगे। फिर आगे चलो, अब बात करेंगे किसकी, अपघटक की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेंगे, अपघटक की, डिकम्पोजर्स की बात कर लेंगे, जो मतलब किसी चीज को गलाने में काम आते हैं। ठीक है, किसी चीज को मतलब सड़ाने में काम आते हैं, उसकी बात कर लेंगे। ठीक है, तो जितने भी मर्त पौधे या फिर जो जानवर हैं, जितने भी मर्त पौधे और जो जानवर हैं, ठीक है, उनमें जो मौजूद जटिल जो कार्बनिक यौगिक हैं उनको सरल पदार्थों में तोड़ देते हैं। जो अपघटक है वो किस काम करते हैं, क्या करते हैं, ये काम क्या करते हैं, मतलब कोई पेड़ मर गया, कोई पौधा, पेड़ मर गया मतलब जिसकी मतलब कोई डाली टूट गई या फिर पेड़ गिर गया और उसके बाद में, या फिर कोई जानवर है वो मर गया। ठीक है, तो उसके बाद में क्या होता है, उसके अंदर जितने भी जो जटिल कार्बनिक यौगिक है ना, जटिल कार्बनिक यौगिक है उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, किस में तोड़ देते हैं, ये किस में तोड़ देते हैं, सरल पदार्थों में तोड़ देते हैं। कौन, अपघटक जो है ये सरल पदार्थों में तोड़ देते हैं। अब ये अपघटक होते कौन से हैं, कौन से होते हैं, अपन को ये तो पता लग गया कि भैया जो जटिल कार्बन है, जो पेड़ मर गए या फिर जो जानवर मर गए, जो डेड बॉडी है उसको क्या कर देंगे, ये किसमें कन्वर्ट कर देंगे, उसके अंदर जो जटिल जो कार्बनिक जो पदार्थ है उसको किसमें कन्वर्ट कर देंगे, ये सरल पदार्थों के अंदर कन्वर्ट करेंगे। ये तो अपन को पता लगा। अब घटक काम क्या करते हैं वो तो पता लग गया, लेकिन होते कौन से हैं, ये होते कौन से भैया, मुख्यतः किसमें, कवक और जो बैक्टीरिया है ना, कवक और जो जीवाणु है, बैक्टीरिया जो है वो क्या होता है, अपघटक होता है। ठीक है, ठीक है, अब आगे चलते हैं, कैसे काम करता है वो देख लो। डेड बॉडी है, ये क्या है, डेड बॉडी है। डेड बॉडी पर कौन आएगा, मैंने आपको बता दिया, कवक और बैक्टीरिया जो है ये अटैक करेंगे। डेड बॉडी है, कोई जानवर मर गया, आपने देखा होगा कि बहुत सारे जानवर हैं वो मर जाते हैं, तो फिर मतलब जो जोड़ा वगैरह होते हैं ना, वहां पर उनको ऐसे ही फेंक देते हैं, या फिर वो मतलब ऐसे ही मतलब किसी के है नहीं, आवारा पशु हैं तो वो मर जाते हैं। उसके बाद में वो मतलब किसी जोड़े के अंदर ऐसे पड़े रहते हैं, तो आपने देखा भी होगा ना कि उनकी फिर मतलब कुछ टाइम बाद में वो एकदम से डिकम्पोज होने लग जाते हैं। ठीक है, तो आपने देखा भी होगा। तो डेड बॉडी है, उस पर क्या है, कवक और जो बैक्टीरिया जो जीवाणु है वो अटैक करते हैं। अटैक करने के बाद में वो करते क्या है, जीवाणु और जो बैक्टीरिया और जो कवक है ये उस पर अटैक करते हैं, डेड बॉडी पर। और ये अटैक करने के बाद में करते क्या है, अपघटक पाचक एंजाइम को स्रावित करते हैं। किसको स्रावित करते हैं, किसको स्रावित करते हैं, अपघटक। ठीक है, अपघटक पाचक जो है ना, एंजाइम जो है उसको क्या करेंगे, स्रावित करेंगे। ठीक है, उससे क्या होगा, इस एंजाइम से क्या होगा, पाचक एंजाइम से क्या होगा, जो अकार्बनिक पदार्थों में इसको तोड़ डालेंगे। ठीक है, जो जटिल कार्बनिक जो पदार्थ है उसको किसमें तोड़ देंगे, जो साधारण अकार्बनिक पदार्थ है उसमें इसको तोड़ देंगे। यहां तक बातें समझ में आएगी। डेड बॉडी पर कवक और जीवाणु आए के अटैक किया, उन्होंने अटैक करने के साथ साथ में क्या निकाला, क्या स्रावित किया भैया, उन्होंने स्रावित किया अपघटक पाचक एंजाइम स्रावित किए। अब अपघटक पाचक एंजाइम जो है इनसे क्या होगा, इनसे जो डेड बॉडी के अंदर जो जटिल कार्बन पदार्थ है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, साधारण अकार्बनिक पदार्थों के अंदर से कन्वर्ट हो जाएंगे। और जो साधारण अकार्बनिक जो पदार्थ हैं, ठीक है, इनको कौन अवशोषित कर लेगा, फिर इनको अवशोषित कौन कर लेगा, ये जो आपके कवक और जो बैक्टीरिया है ये इनको क्या कर लेंगे, अवशोषित कर लेंगे। यहां तक बातें क्लियर है। डेड बॉडी है, डेड बॉडी पर अटैक किया, किसने किया, कवक और आपके जीवाणु ने किया गया अटैक किया। उन्होंने क्या स्रावित किया, अपघटक पाचक एंजाइम स्रावित किया। अपघटक जो पाचक जो एंजाइम है उससे क्या होगा, उससे भैया होगा ये कि वो क्या करेगा, जो जटिल जो कार्बनिक जो पदार्थ है उनको साधारण अकार्बनिक पदार्थों के अंदर जो कन्वर्ट कर देगा। और जो साधारण अकार्बनिक पदार्थ हैं उनको कौन अवशोषित कर लेगा, वो खुद ही अवशोषित कर लेंगे। कौन, कवक और बैक्टीरिया। ये आपको पूरी समझ आ गई होगी। फिर इनको अवशोषित कर लेते हैं कौन, कवक और बैक्टीरिया। अब आगे चलते हैं, किसकी बात करेंगे, खाद्य श्रृंखला की। किसकी बात करेंगे, खाद्य श्रृंखला की। इंग्लिश में बात करेंगे फूड चेन की बातें करेंगे।
तो इसके अंदर ऊर्जा का जो क्या है, एक दिशीय प्रवाह होता है, एक दिशा के अंदर ही प्रवाह होगा। ऊर्जा का एक दिशीय प्रवाह होता है, मतलब जो ऊर्जा है वो एक ही डायरेक्शन के अंदर जाएगी, एक ही डायरेक्शन के अंदर उसका प्रवाह होगा। देखो देखो यहां से इस चार्ट से आपको समझ में आ जाएगा। उत्पादक को कौन खाएगा? प्रथम उपभोक्ता कौन खाएगा? द्वितीय उपभोक्ता, और द्वितीय उपभोक्ता कौन खाएगा? चतुर्थ उपभोक्ता। तो जो ये जो ऊर्जा है, जो ऊर्जा का प्रवाह है वो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है ना। ऐसा तो नहीं होगा ना कि भैया उत्पादक है ना, उत्पादक जाकर इसको चतुर्थ उपभोक्ता खा लेगा। पेड़ कभी शेर को खा सकते हैं क्या? नहीं, शेर भी नहीं खाता पेड़ को, लेकिन मतलब पेड़ खा सकते हैं क्या? ऐसे उल्टा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। तो मतलब एक ही डायरेक्शन में जाएगा ये, मतलब ऐसे नहीं होगा कि ना पेड़, मतलब जो आपका जो शेर है ना, शेर भी बकरी को खा रहा है और बकरी भी शेर को खा रही है, ऐसा थोड़ी ना होगा। एक ही डायरेक्शन के अंदर बात होगी। ठीक है जी, फिर आगे चलते हैं। 10% नियम क्या है? ये 10% नियम को ध्यान से सुन लो। 10% नियम क्या होता है? सिर्फ 10% जो ऊर्जा है वो प्रत्येक ऊपर के पोषण स्तर में प्रवाहित होती है। ठीक है, जितने मतलब जैसे मान लो कि पेड़ है, ठीक है, पेड़ है, उसके अंदर जितनी भी ऊर्जा है उसका 10% ही किसके अंदर जाएगा? मतलब मान लो कि कोई पेड़ है, कोई घास है, ठीक है, कोई पौधा है, कोई घास है, उसके अंदर जितनी भी ऊर्जा है ना, ठीक है, उसका 10% ही किसके अंदर जाएगा? उसको खाने वाले में जाएगा। घास है, घास को किसने खाया? बकरी ने खाया। घास को बकरी ने खाया। अब घास के अंदर जितनी भी ऊर्जा थी ना, उस ऊर्जा का 10% ही बकरी के अंदर जाएगा। ठीक है, अब बकरी के अंदर कितनी ऊर्जा गई? 10%। ठीक है, अब जो है ना, कोई इंसान जो है वो बकरी को खा गया। किसको खा गया? बकरी को खा गया। तो बकरी के अंदर 10% ऊर्जा थी ना, उस 10% का 10% ऊर्जा किसके अंदर जाएगी? उस इंसान के अंदर जाएगी, खाने वाले के अंदर जाएगी। उस 10% का भी 10%। अब मान लो कि बकरी को खाया था किसने? भेड़िए ने खाया था। अब भेड़िए को कौन खाया? शेर खाया। ठीक है, तो जो भेड़िए के अंदर जितनी 10% गई थी ना, उसका 10% किसके अंदर जाएगा? शेर के अंदर जाएगा। तो हर जो जितना भी प्रत्येक जो ऊपर का जो स्तर का जो लेवल आएगा, उसके अंदर सिर्फ 10% ऊर्जा का प्रवाह होगा। ठीक है, तो सिर्फ 10% ऊर्जा प्रत्येक ऊपर के पोषण स्तर में प्रवाहित होती है। ये क्या है? 10% नियम है। उसके बाद बात करें छोटी जो खाद्य श्रृंखला होगी, जितनी ज्यादा छोटी खाद्य श्रृंखला होगी उतनी अधिक ऊर्जा होगी। जितनी छोटी खाद्य श्रृंखला होगी उतनी अधिक ऊर्जा होगी। आप बोलोगे भैया ये कैसे? ये ऐसे भैया, मैंने बताया ना अभी आपको, 10% नियम लागू होता है। तो आपकी जो मतलब घास है, घास के अंदर जितनी ऊर्जा है वो किसके अंदर चली गई? उसका 10%। घास के अंदर मान लो 100 है, तो उसका 10% किसके अंदर जाएगा? बकरी के अंदर जाएगा। अब बकरी को किसने खाया? भेड़िए ने खाया। तो बकरी के अंदर कितनी आई? सिर्फ 10% आई ना। ठीक है, अब उस 10% का भी 10% किसके अंदर जाएगा? भेड़िए के अंदर जाएगा। अब भेड़िए को किसने खाया? शेर ने खाया। तो भेड़िए के अंदर पहले ही कितनी सी 10% आई थी, और शेर के अंदर उसकी भी 10% जाएगी। तो बोले कम होती जा रही है ना, कम होती जा रही है ना। तो जितनी छोटी खाद्य श्रृंखला होगी ना, मान लो खाद्य श्रृंखला इतनी ही है कि घास को बकरी ने खाया, बस इतनी सी खाद्य श्रृंखला है, तो क्या है? ऊर्जा है वो अधिक रहेगी। ठीक है जी, अब आगे बात करेंगे इसकी। अपघटकों को खाद्य श्रृंखला में शामिल नहीं किया गया है। जो अपघटक होते हैं उनको खाद्य श्रृंखला में शामिल नहीं किया गया है। जो शराले गलाने वाला काम करते हैं उनको खाद्य श्रृंखला में शामिल नहीं किया गया है। अब बात करेंगे इसकी आहार जाल की। श्रृंखला की बात कर ली, अब बात करेंगे आहार जाल की। आहार जाल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फूड वेब। क्या बोलते हैं? फूड वेब। बहुत सारी खाद्य श्रृंखला आपस में जुड़ी होती हैं। ठीक है, ये सिंपल सी बात है। जो खाद्य श्रृंखला आपको समझ में आ गई, तो आहार जाल क्या होता है? उसके अंदर बहुत सारी खाद्य श्रृंखला आपस में एक दूसरे में से ऐसे जुड़ी हुई होती हैं, आपस में जुड़ी हुई होती हैं। उसको खाद्य क्या बोल दिया? आहार जाल बोल दिया। ऐसे जाल सब बन जाता है, उसको बोल दिया आहार जाल। अब ये अपघटन जो है ना, अपघटन जो है, इस एक चार्ट से आपको पूरा समझ में आ जाएगा अपघटन होता क्या है। मतलब डिकम्पोजिशन की बात करेंगे। अपघटन क्या है? डिकम्पोजिशन। ठीक है, कैसे कोई चीज गलती है, कोई कैसी चीज सड़ती है, उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले बात करेंगे इसके अंदर सबसे अपघटन के अंदर से सबसे पहली जो स्टेप होती है वो क्या होती है? खंडन। सबसे पहले क्या होगा? खंडन होगा। सबसे पहले क्या होगा? उसके अंदर खंडन होगा। तो उसके अंदर क्या होगा? जो अपरध है ना, जो अपरध है मतलब जो डेड बॉडी है, मान लो जो डेड बॉडी है, ठीक है, उसको अपरध को छोटे छोटे कणों में खंडित कर देते हैं। सबसे पहले क्या होगा कि जो अपरध है उसको छोटे छोटे कणों में खंडित कर देंगे। ठीक है, जो अपरध है उसको क्या कर देंगे? छोटे छोटे कणों में खंडित कर देंगे। ये सबसे पहली स्टेप क्या है? खंडन। ठीक है, पहले फिर क्या होगा? निशाचलन। क्या होगा? निशालन। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर क्या होगा? जल विलय अकार्बनिक पोषक भूमि मृदा तंत्र में प्रविष्ट कर जाते हैं। ठीक है, मतलब जो अकार्बनिक जो पोषक जो है ना, वो किसके अंदर चले जाएंगे? भूमि के अंदर चले जाएंगे। ठीक है, भूमि स्तर के अंदर वो चले जाएंगे। ठीक है, और ये किसके रूप में जाएंगे?
अनुपलब्ध, अनुपलब्ध लवण के रूप में ये जाएंगे। कौन जाएंगे अनुपलब्ध लवण के रूप में? जो जल विलय अकार्बनिक जो पोषक है ना, जल विलय अकार्बनिक पोषक है, वो किसके अंदर चले जाएंगे? भूमि के अंदर चले जाएंगे। और किसके रूप में जाएंगे? किसके रूप में जाएंगे? अनुपलब्ध लवण के रूप में जाएंगे। ठीक है, अनुपलब्ध लवण के रूप में चले गए। ये 2 स्टेप अपन ने पढ़ ली, पहली खंडन, दूसरी निशालन। ठीक है, तीसरी कौन सी है? अपचयन। तीसरी कौन सी है? अपचयन। तीसरी स्टेप क्या आएगी? अपचयन आएगी। ठीक है जी, इसके अंदर क्या होगा? अपरद जो है ना, अपरद जो है उस पर मैंने आपको बताया बैक्टीरिया और कवक आएंगे, वो एंजाइम निकालेंगे। वो क्या निकालेंगे? एंजाइम निकालेंगे। और उसके बाद में किसको सरल कार्बनिक अकार्बनिक तत्वों में तोड़ देंगे। जिसके अंदर जटिल कार्बनिक तत्व थे उसको सरल अकार्बनिक तत्वों में उसको तोड़ देंगे। ठीक है, फिर क्या होगा? ये तीनों जो स्टेप है ना, ये 2 स्टेप है, ऐसे नहीं होगी। पहले खंडन होगा, उसके कुछ दिनों बाद में क्या होगी? उसके कुछ दिनों बाद में निषादन होगी, उसके कुछ दिनों बाद में अपचयन होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। ये तो तीनों जो स्टेप है ना, ये जो तीनों स्टेप है वो एक साथ चलती हैं, एक साथ चलती है। जो तीनों स्टेप है वो एक साथ चलती हैं। ये ध्यान में रखना, ये जो तीनों स्टेप मैंने बताई हैं ये एक साथ चलेंगी। किसके अंदर? अपघटन के अंदर। अब ये तीनों स्टेप हो गई, उसके बाद में जो चौथी स्टेप होती है ना, ये तीनों तो एक साथ में चलती हैं। अब जो चौथी स्टेप होगी ना, वो इनके बाद में होती है। वो उसका नाम क्या है? ह्यूमस भवन। क्या है? ह्यूमस भवन। भवन मतलब बनना। ठीक है, भवन मतलब बनना। तो ह्यूमस भवन इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इसको ह्यूमिफिकेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ह्यूमिफिकेशन बोलेंगे। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? एक गहरे रंग के क्रिस्टल रहित तत्व का निर्माण होता है। एक गहरे रंग मतलब डार्क कलर का, डार्क कलर का क्या होगा? क्रिस्टल रहित, उसके अंदर कोई कण नहीं होंगे, क्रिस्टल रहित तत्व का निर्माण होता है। ठीक है, और वह सूक्ष्म जैविक क्रिया के लिए उच्च प्रतिरोधी होता है। उसके अंदर जो निर्माण हुआ है, जिस तत्व का निर्माण हुआ है, उसके अंदर सूक्ष्म जैविक क्रिया नहीं हो सकती, उसके लिए उसके अंदर प्रतिरोधक क्षमता है। ठीक है, उस तत्व के अंदर। ठीक है, ये किसका क्या गया? ह्यूमस बन गया, ह्यूमिफिकेशन बोलते हैं इसको। ठीक है, अब बात करें किसकी? खनिजी भवन। ह्यूमिफिकेशन के बाद में, ह्यूमस भवन के बाद में क्या होता है? खनिजी भवन होता है। क्या होता है? खनिजी भवन होता है। ठीक है, इसके अंदर इंग्लिश में मिनरलाइजेशन। ठीक है, तो खनिजी भवन के अंदर क्या होगा? इसके बाद में होगा ये, इसके बाद में क्या होगा? अकार्बनिक पोषण उत्पन्न होते हैं इसके अंदर। खनिजी भवन के अंदर क्या होगा? नाम से लगा खनिज बनेंगे, तो अकार्बनिक पोषण उत्पन्न होते हैं। तो ये आपने समझ लिया, पहले खंडन, उसके बाद में निशालन और अपचयन, ये तीनों साथ में होंगे। ये तीनों प्रोसेस एक साथ में चलती हैं। उसके बाद में आपका ह्यूमस भवन, उसके बाद में खनिजी भवन होता है। ठीक है, अब बात करें खड़ी फसल क्या होती है? खड़ी फसल और इसको और भी क्या बोलते हैं? स्थित शस्य भी बोलते हैं। खड़ी फसल या फिर स्थित शस्य भी बोलते हैं। होती क्या है ये? प्रत्येक पोषण स्तर पर प्रत्येक जो पोषण स्तर है, ठीक है, हर जो मतलब क्या होता है ना, उत्पादक, उसके बाद में उपभोक्ता से। ठीक है, जो प्रत्येक जो पोषण स्तर है उसका जो जीवित जो पदार्थ है ना, जीवित पदार्थ है, प्रत्येक पोषण स्तर का जीवित पदार्थ की कुछ खास मात्रा होती है। ठीक है, एक विशिष्ट समय पर जो आपका जो प्रत्येक जो पोषण स्तर है उसके अंदर जो जीवित जो जीव है उसकी कुछ मात्रा होती है। उसकी कुछ मात्रा तो होगी ना, उसकी कुछ मात्रा होती है, उसे ही क्या बोलते हैं? खड़ी फसल बोलते हैं। वापस सुन लो, प्रत्येक पोषण स्तर का जीवित पदार्थ की कुछ खास मात्रा होती है एक विशिष्ट समय पर, उसे क्या कहते हैं? खड़ी फसल कहते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा, ये ध्यान में रखना, एग्जाम में आ सकता है। बोर्ड वाले थोड़े से ध्यान में रखना इस चीज को। ठीक है, जैव मात्रा की बात करें, फिर किसकी बात करें? जैव मात्रा की। तो जैव मात्रा क्या है भैया? खड़ी फसल को मापने को क्या कहते हैं? जैव मात्रा कहते हैं। अब जो खड़ी फसल आपको समझ में आ गया, खड़ी फसल क्या होती है? प्रत्येक जो पोषण स्तर है ना, तो प्रत्येक पोषण स्तर है वहां पर जो जीव प्रेजेंट है उनकी कुछ मात्रा होगी, कुछ मात्रा तो होगी ना उनकी, उसी को क्या बोलते हैं? एक प्रत्येक समय में उनकी कुछ मात्रा होगी, उसी को क्या बोला गया है? आपकी खड़ी फसल बोला गया है। अब खड़ी फसल को नापने को क्या बोलते हैं? खड़ी फसल को मापने को क्या बोलते हैं? जैव मात्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैव मात्रा बोलते हैं। ठीक है जी, फिर बात करेंगे किसकी? पारिस्थितिक पिरामिड की बात कर लेते हैं। पारिस्थितिक पिरामिड की बात कर लेते हैं, और इसको सूची स्तंभ भी बोलते हैं। तो ये देख लो भैया, ये इंग्लिश वाला आ गया क्या? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये देख लो भैया, ये किसका है? इसके अंदर नंबर ऑफ इंडिविजुअल कितने होंगे, मतलब कितने होंगे। ठीक है, सीधी सी बात है, कितने नंबर में नंबर पूछे हैं सीधे से। ठीक है, उत्पादक कितने होंगे, उपभोक्ता कितने होंगे, वो पूछे हैं। तो भैया ये सीधा खड़ा है ना एकदम से। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा? जो उत्पादक है, ठीक है, वो सबसे ज्यादा होंगे। आप सबको पता है, पेड़ पौधे हैं वो सबसे ज्यादा है। ठीक है, पेड़ पौधे हैं वो सबसे ज्यादा है। घास है, ठीक है, घास को किसने खाया? मान लो बकरी ने खाया, तो घास के मुकाबले में बकरी तो कमी है ना, घास के मुकाबले में घास की संख्या ज्यादा है कि बकरी की संख्या ज्यादा है? ठीक है, आप कॉमन सेंस है ना यार, कि घास की संख्या ज्यादा होगी तो बकरी कम होगी उससे। बकरी को भेड़िए ने खाया तो बकरी से कम संख्या किसकी होगी? भेड़िए की होगी। भेड़िए को खाया किसने? शेर ने, तो भेड़िए से कम संख्या किसकी होगी? शेर की होगी। तो यहाँ पर अगर 5 लाख दे रखे हैं ना, तो यहाँ पर कितने हैं? 70,000 है क्या? ये सैकड़ों हजार 10,000 लाख आ गया क्या? 7 लाख आ गया। फिर यहाँ पर क्या है? 3 लाख है। फिर यहाँ पर 3 ही है, ऐसे कुछ आप देख लेना। ठीक है, आगे चलो जी,
ये भी फिर भैया ज्यादा ही है, 5 लाख नहीं है, ज्यादा है, 5 लाख से 58 लाख है शायद। चलो फिर ये आप देख लो, ये किसका है, बायोमास का है। ये किसका है, बायोमास का, मतलब जैव मात्रा का। किसका है, किसका है, जैव मात्रा का, ठीक है, जैव मात्रा का है, ठीक है। ये देखो भैया यहाँ पर क्या है, ड्राई वेट के अंदर दे रखा है। तो आप देखो जो उत्पादक है, देखो उत्पादक की मैंने आपको बता दी संख्या ज्यादा होगी, घास है उसकी संख्या सबसे ज्यादा है, उसके बाद बकरी की उससे कम है, भेड़े की उससे कम है, ऐसे कम चलेगी, ठीक है। ये मैंने पहले ग्राफ के अंदर पहले पिरामिड के अंदर समझ लिया। दूसरे पिरामिड के अंदर क्या बोल रहा है कि बायोमास क्या है इसका, ठीक है, मतलब इसका भार क्या है, ठीक है, जैव भार क्या है, मतलब इनका वजन की बात हो रही है, सीधी सी बात समझ लो। तो घास का सबसे ज्यादा आएगा, उसके बाद में उससे कम किसका आएगा, वो कम नंबर में कम है, जब बकरी घास से है ही कम, नंबर में कम है, संख्या ही कम है उसकी, तो उसका वजन भी कम ही आएगा। तो ये सीधे से हिसाब यहाँ पर 8 सुनो इसका है, तो इसका 37 आएगा, उसके 11 आएगा, 1.1 आएगा। तो मैं जैसे 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 जो पोषक जो स्तर बढ़ रहा है, जो पोषण स्तर बढ़ रहा है, उच्च पोषण स्तर पर जाएंगे तो जो संख्या है वो कम होती जाएगी। उसके बाद बात करें ये उल्टा जो है ना, ये उल्टा किसका था, ये फेवरेट क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर आने के लिए कि उल्टा जो है ना, उल्टा पिरामिड किसका आता है, इन्वर्टेड जो पिरामिड है, उल्टा पिरामिड किसका आता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, किसका आता है भैया, ये आता है किसका, फाइटोप्लांक्टन का आता है। किसका आता है, फाइटोप्लांक्टन, पादप प्लवक का, ठीक है, पादप प्लवक का आता है। किसका आता है, पादप प्लवक का, ठीक है जी। ये कहां होते हैं, ये होते कहां पर हैं, ये आपको पता है, जो जलीय जो इकोसिस्टम है वहां पर ये होता है, ठीक है जी। ये क्या है, इसका उल्टा आता है। सबसे ज्यादा क्या होंगे, सबसे कम क्या होंगे, फाइटोप्लांक्टन, जो पादप प्लवक होते हैं वहां पर कम होते हैं, और जो जू प्लांक्टन होते हैं ना, इनको खाने वाले जो होते हैं ना, खाने वाले होते हैं, जो जीव प्लवक होते हैं वो ज्यादा होते हैं, पादप प्लवक से जीव प्लवक ज्यादा होते हैं। कहां पर जलीय इकोसिस्टम के अंदर। ये आप देख लो भैया, सनलाइट वाली बात आ गई। फिर ये क्या है, एनपीपी, देखो सनलाइट, ठीक है। यहां पर देखो जितना पेड़ पौधे बनाएंगे उससे कम इसके अंदर जाएगा, उससे कम इसके अंदर, इसके कम इसके अंदर एनर्जी जाएगी, ठीक है। पेड़ पौधे जितनी एनर्जी बनाते हैं उससे कम किसके अंदर जाएगी, कंज्यूमर्स के अंदर, मतलब उपभोक्ता के अंदर जाएगी। उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता के अंदर कम, उससे कम जाएगी, और उससे कम एनर्जी किसके अंदर जाएगी, आपकी जो चतुर्थी जो उपभोक्ता उनके अंदर और भी कम जाएगी। अब बात करेंगे किसकी, पारिस्थितिक अनुक्रमण की। किसकी बात करेंगे, पारिस्थितिक अनुक्रमण की बातें करेंगे जी, ठीक है। तो ये होता क्या है, इकोलॉजिकल सक्सेशन इसको इंग्लिश में बोलते हैं। एक सुनिश्चित क्षेत्र की प्रजाति संरचना में उचित रूप से आंकलित परिवर्तन को पारिस्थितिक अनुक्रमण कहते हैं। सीधी सी बात बताऊं मैं आपको, किसी भी चीज का इवोल्यूशन होना, मान लो आप, ये मान लो, सीधा सा एग्जांपल दूंगा मैं आपको कि कोई जमीन है, कोई क्षेत्र है, वहां पर कुछ नहीं था, कोई टाइम पर पहले कुछ नहीं था वहां पर, ठीक है, मतलब चट्टाने थी वहां पर, और कुछ टाइम बाद में वहां पर क्या बन गया, जंगल बन गया, ठीक है, वहां पर क्या बन गए, बहुत सारे पेड़ पौधे आ गए। तो ये क्या है, सक्सेशन है, इसको क्या बोलते हैं, अनुक्रमण बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, अनुक्रमण बोलते हैं, ठीक है। अब बात करें चरम समुदाय क्या होता है। चरम समुदाय क्या होता है, तो चरम समुदाय क्या होता है, फाइनल समुदाय होता है। वो क्या होता है, फाइनल कम्युनिटी होती है, फाइनल स्टेज होती है, परिवर्तन द्वारा गठित समुदाय जो पर्यावरण से संतुलन के नजदीक है, ठीक है, पर्यावरण के साथ जिसका संतुलन, मतलब संतुलन के जो नजदीक होता है, ठीक है, वो समुदाय क्या होता है, चरम समुदाय होता है। जैसे पहले मैंने आपको बताया कि पहले वहां पर कुछ भी नहीं था, उस क्षेत्र के अंदर कुछ भी नहीं था, चट्टाने थी, ठीक है, मतलब पहाड़ी थे। उसके बाद में वहां पर जमीन हो गई, और उसके बाद में क्या बन गए, पेड़ पौधे बन गए, ठीक है। और आज वहां पर मान लो कि वहां पर क्या है, जैसे फूल वाले पेड़ पौधे हैं, ठीक है, बड़े बड़े पेड़ हैं। तो ये क्या है, ये क्या है, जो पर्यावरण है उसके साथ में क्या है, उसके साथ में क्या है, ये क्या है, संतुलन में है। तो ये क्या, इसको क्या बोल देंगे अपन, जो पेड़ पौधे हैं उनको क्या बोल देंगे, चरम समुदाय है वो, ठीक है जी। बात करें कर्मक। कर्मक क्या होता है, समुदाय का संपूर्ण कर्म जो दिए हुए क्षेत्र में सफलतापूर्वक परिवर्तित होते हैं। सीधी सी बात, कर्म किसको बोलेंगे, नॉर्मल भाषा में आपको बता दूं कि जो मैंने आपको बताया चट्टाने, इसी एग्जांपल से चलेंगे, चट्टाने से क्या बना, आज के जंगल बन गया, पेड़ पौधे बन गए, ठीक है। तो इसके अंदर ऐसे नहीं कि भाई चट्टाने थी उस पर सीधा ही पेड़ पौधे बन गए, चट्टाने थी, फिर चट्टाने से क्या वो, मतलब छोटे छोटे चट्टाने टूटी और छोटे छोटे पत्थर बने, उससे क्या बनी, छोटे छोटे पत्थरों से क्या बनी, मिट्टी बनी, और मिट्टी में फिर ऐसे डायरेक्ट पेड़ पौधे थोड़ा ना उगे। उसके बाद में क्या, ब्रायोफाइट आए, पहले एल्गी आए होंगे, फिर ब्रायोफाइट आए होंगे, उसके बाद में टेरिडोफाइट आए होंगे, उसके बाद में जिम्नोस्पर्म आए होंगे, उसके बाद में कहीं जाके वो आए होंगे आपके जो एंजियोस्पर्म, जो बड़े पेड़ पौधे हैं वो आए होंगे, ठीक है। तो ये क्या है, एक क्या है, कर्म से चलता है, दूसरे क्या बोले, कर्मक बोला है, ठीक है। अब ये एक तो होता प्राथमिक अनुक्रमण, एक होता है द्वितीयक अनुक्रमण। दोनों में डिफरेंस क्या है भैया। प्राथमिक अनुक्रमण क्या होता है कि भैया कोई ऐसा क्षेत्र जहां पर कभी कुछ नहीं था, जहां पर सिर्फ चट्टाने थी, वहां पर कभी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं की, ठीक है, कोई चीज थी ही नहीं, वहां पर पहले कुछ भी नहीं था, और आज वहां पर बहुत जंगल बन गया, उसको क्या बोले, वहां पर कोई चीज उग रही है ना,
पहले उस क्षेत्र के अंदर कुछ भी नहीं था, ठीक है, ऐसा क्षेत्र जहां पर कुछ भी नहीं था, सिर्फ चट्टाने थी, वहां पर कोई अनुक्रमण हो रहा है, उसको बोलेंगे प्राथमिक अनुक्रमण। और ऐसा जो अनुक्रमण होगा वो कैसा होगा, धीमी गति से होगा, धीमी गति से होगा, धीमी गति से तो होगा ना, क्योंकि पहले उस चट्टाने उनको तोड़ना पड़ेगा, उसके बाद में मतलब तो अपने आप ही टूटेंगे वो चट्टाने जो है, वो उसके अंदर पत्थर, छोटे छोटे पत्थर बनेंगे, उससे फिर वो क्या मिट्टी बनेगी, उसके बाद में कहीं जाकर अलग अलग स्टेजेस आएंगे, ठीक है, फिर जाके कहीं अनुक्रमण होगा, ठीक है। तो ये इसके अंदर ये कैसा होगा, धीमा होगा। दूसरा क्या होता है, द्वितीयक अनुक्रमण। ये क्या होता है, ऐसा क्षेत्र जहां पर पहले पुराने टाइम पर वहां पर जो है बहुत सारे जीव थे, मतलब वहां पर बहुत सारे पेड़ पौधे थे, वहां पर कुछ जीव होते थे, लेकिन बाढ़ आ गई, जंगल था वहां पर, लेकिन बाढ़ आ गई तो बाढ़ जो है वो सबको साफ करके ले गई, ठीक है, सुनामी आ गई, सबको साफ करके ले गई। तो ऐसी कोई क्षेत्र है ना, वहां पर पहले जीव थे, तो वहां पर जब अनुक्रमण होगा तो वो कैसा होगा, फास्ट होगा, वो जल्दी हो जाएगा। क्योंकि वहां पर पहले मिट्टी बनाई हुई है, मिट्टी बनी हुई है पहले से ही, और उसके बाद में क्या है, वहां पर क्या है, पहले से ही उपजाऊ मिट्टी है, तो वहां पर जल्दी ग्रोथ होगी पेड़ पौधों की, और क्या है, अनुक्रमण जल्दी हो जाएगा। तो ऐसा क्षेत्र जहां के सभी जीव जो है, जो कभी वहां रहते थे, वो किसी प्रकार से नष्ट हो गए हैं, ये कैसा होगा, फास्ट होगा, और ये कैसा होगा, स्लो होगा। फिर आगे बात करेंगे किसका, पादपों का अनुक्रमण। पादपों का अनुक्रमण। नग्न क्षेत्र है, नग्न क्षेत्र मतलब सीधी सी बात बताऊं, मैंने आपको बता दिया कि वहां पर कुछ नहीं है, वहां पर सिर्फ चट्टाने, बड़ी बड़ी चट्टाने हैं, ठीक है, ऐसा उसको क्या बोलेंगे, नग्न क्षेत्र बोल देंगे, ठीक है। वहां पर क्या आएंगे, लाइकेन आएंगे, क्या आएंगे, लाइकेन। लाइकेन जो है ना, वो आकर किस पर, चट्टानों पर क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, चट्टानों पर वृद्धि करते हैं, ठीक है। लाइकेन जो है वो चट्टानों पर वृद्धि करेंगे, और चट्टानों को फिर किस में तोड़ेंगे, छोटे छोटे पत्थरों में तोड़ देंगे, चट्टानों पर वृद्धि करके चट्टानों को छोटे छोटे पत्थरों में तोड़ देंगे, ठीक है। और जो सबसे पहले जो आएंगे उसको क्या बोलेंगे, मूल अन्वेषक, ठीक है, बोलेंगे मूल अन्वेषक, ठीक है। तो सबसे पहले कौन आया, सबसे पहले कौन आएगा, चट्टाने थी वहां पर, मतलब एक क्षेत्र था सिर्फ चट्टाने थी, तो सबसे पहले उन चट्टानों पर अगर कौन लगा, लाइकेन, सबसे पहले कौन आई, लाइकेन। तो लाइकेन यहां पर कौन हो गई, क्या हो गई, मूल अन्वेषक हो गई। तो सबसे पहले आता है ना, उसको क्या बोलते हैं, मूल अन्वेषक बोलते हैं। तो यहां पर सबसे पहले लाइकेन आई, तो उसको मूल अन्वेषक बोल दिया। उसके बाद में क्या होगा, ब्रायोफाइट आया, उसके बाद में जो हायर प्लांट्स है वो आएंगे, और उसके बाद में कोई चरम समुदाय आएगा, ठीक है। तो ये सारा सीक्वेंस होता है। अब एक होता है इसके अंदर जलारंभी अनुक्रमण, और एक होता है शुष्क आरंभी अनुक्रमण। अब जल आरंभी आपको पता लग गया कि भैया ये जल के अंदर होगा, और शुष्क आरंभी अनुक्रमण ये कहां होगा, सूखे के अंदर होगा। तो दोनों के अंदर होता क्या है भैया, जो ये कैसा है, जलमग्न क्षेत्र में होगा, और ये शुष्क क्षेत्र में होगा। दोनों का सीधा सीधा मतलब क्या है कि दोनों के अंदर कौन सी स्टेज आएगी, जो जल वाली है उसके अंदर भी मध्यम जल परिस्थिति आनी चाहिए, और जो शुष्क वाला जहां पर सूखा है वहां पर भी मध्यम जल परिस्थिति आनी चाहिए। जल आरंभी अनुक्रमण जो होगा वहां पर भी मध्यम, वहां पर मतलब पानी पानी था, लेकिन वहां पर कैसी स्थिति आ गई, मध्यम जल परिस्थिति आ गई। और ऐसा क्षेत्र जहां पर सूखा ही सूखा था वहां पर भी मध्यम जल परिस्थिति आएगी अनुक्रमण के दौरान, ठीक है जी। अभी अनुक्रमण की पूरी प्रोसेस बता दूं, कौन सी बता रहा हूं मैं, जलारंभी अनुक्रमण की बता रहा हूं। सबसे पहले पानी पानी है, मतलब चारों तरफ पानी पानी है, वहां पर क्या आएंगे, सबसे पहले क्या आएंगे, पादप पलवक आएंगे। पादप पलवक आएंगे मतलब छोटे छोटे पलवक, जो आप जानते हो ना, फाइटोप्लैंक्टन। पादप पलवक जो समुद्र के जैसे नीचे होते हैं वो आएंगे सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद में क्या आएंगे, निम्नगन पादप चरण आएगा। निम्नगन पादप चरण आएगा, मतलब जो ये आपके जो पादप पलवक होंगे इनसे थोड़े से बड़े आएंगे, इनसे थोड़े से बड़े आएंगे। उसके बाद में क्या आएगा, निम्नगन मुक्त खाली पादप चरण। उसके बाद में उनसे थोड़े बड़े आएंगे, ठीक है, जो उस पर मतलब तैरते भी रहेंगे, ठीक है, जिनके अंदर मतलब नीचे जड़ें नहीं होंगी, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, नरकुल अनुप चरण आएगा, फिर उससे थोड़े बड़े आएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में आएगा कच्छ सदुल चरण आएगा, ठीक है, फिर उससे थोड़े बड़े आएंगे। उसके बाद में कुंज चरण आएगा, उसके अंदर बहुत बड़े बड़े पेड़ बन जाएंगे, बहुत बड़े बड़े पेड़ बन जाएंगे, ठीक है। वहां पर पानी था पहले तो, लेकिन धीरे धीरे करते करते बहुत बड़े बड़े पेड़ बन जाएंगे। और उसके बाद में कुंज चरण के बाद में क्या आएगा, जंगल बन जाएगा, वहां पर बहुत बड़ा जंगल बन जाएगा। पहले सिर्फ पानी पानी था, और उसके बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, वहां पर जंगल बन गया। इसकी फोटोज दे रखे एनसीईआरटी के अंदर, तो वो समझने के लिए आप एनसीईआरटी की फोटोज देख लेना। अब बात करेंगे इसकी स्तरीकरण की। तो ये स्तरीकरण क्या है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्ट्रेटिफिकेशन। क्या बोलते हैं, स्ट्रेटिफिकेशन। इसके अंदर होता क्या है, विभिन्न प्रजातियों का ऊर्ध्वाधर वितरण, ठीक है, ऊर्ध्वाधर वितरण। सीधी सी बताऊं मैं आपको, क्या होता है कि कोई प्रजाति है, ठीक है, उसके अंदर अपन को क्या बांटना है, उनको रैंक देनी है। क्या देनी है, रैंक देनी है। कैसे देंगे, रैंक कैसे देंगे, जैसे मान लो जंगल की बात कर रहे हैं अपन, किसकी बात कर रहे हैं, जंगल की बात कर रहे हैं। जंगल के अंदर बहुत बड़े बड़े पेड़ भी हैं, छोटी झाड़ियां भी हैं, और उसके बाद में नीचे घास भी है, ठीक है। तो इसके अंदर अपन को रैंक देनी है। तो सबसे टॉप में कौन आएगा, जो सबसे ऊपर होगा वो टॉप में आएगा। सबसे ऊपर कौन है, पेड़ों की हाइट सबसे ज्यादा है, तो क्या पेड़ सबसे ऊपर रहेंगे, तो टॉप वो है। उसके बाद में क्या है, झाड़ियां पेड़ों से छोटी है, तो झाड़ियों का क्या है, दूसरा नंबर आएगा, सेकंड नंबर पर। और घास जो है वो सबसे नीचे, उसका ना क्या है, बॉटम में आएगा, वो सबसे नीचे आएगा। तो यही क्या है, स्तरीकरण, स्ट्रेटिफिकेशन है। उसके बाद बात करेंगे इसकी स्थायी अवस्था की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, स्थायी अवस्था की। इंग्लिश में क्या बात करेंगे, स्टैंडिंग स्टेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्टैंडिंग स्टेट बोलेंगे। क्या है, मृदा में विद्यमान पोषकों की मात्रा जैसे कार्बन,
नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कैल्शियम, ठीक है। जो मिट्टी है उसके अंदर जो मिट्टी के अंदर जो पोषक जो है ना, ठीक है, जो पोषकों की जो मात्रा है उसको क्या बोलते हैं स्थायी अवस्था या फिर स्टैंडिंग स्टेट बोलते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कैल्शियम, कार्बन, ये सारी चीजें हैं। फिर बात करेंगे किसकी, पोषक चक्रण की। किसकी बात करेंगे, पोषक चक्रण की बात करेंगे, ठीक है। इसको जैव भू रसायन चक्र भी बोलते हैं। एक होता है गैसीय और एक होता है अवसादी या फिर तलछटी, ठीक है। एक होता है गैसीय, ठीक है, एक होता है अवसादी या फिर तलछटी, ठीक है। तो गैसीय कौन सा होता है, नाम से पता लग रहा है भाई, गैस कहां होते हैं, गैस कहां होते हैं, हवा के अंदर गैस होती है, ठीक है सारी, ठीक है। तो गैसीय कहां होगा, इनका भंडार वायुमंडल में विद्यमान है, ठीक है। गैसीय जो है ना, गैसीय जो चक्र है इसका भंडार कहां पर होगा, वायुमंडल के वायुमंडल के अंदर, वायु कौन से मंडल, रानोमंडल नहीं है, वायुमंडल, ठीक है। तो वायुमंडल के अंदर इसका विद्यमान होगा, ठीक है जी। एग्जाम्पल क्या है इसका, नाइट्रोजन और कार्बन, ठीक है। नाइट्रोजन कार्बन हवा के अंदर है, ठीक है। अवसादी और जो तलछटी है, नाम से पता लग रहा है कि ये किस कहां पर होगा, मिट्टी के अंदर होगा। तो इनका भंडार जो है वो धरती के पतल में स्थित है, धरती का जो पतल है वहां पर इसका स्थित है भंडार। किसका, कौन से होंगे भैया, सल्फर आपका हो गया, फास्फोरस हो गया, इसका जो फॉस्फोरस है इसका जो है ना भंडार कहां है, धरती के तल में है, ठीक है जी। फिर आगे चलते हैं, अब बात करेंगे किसकी, कार्बन चक्र की। किसकी बात करेंगे, कार्बन चक्र की बात करेंगे। इस बात करें तो कार्बन साइकिल की बात करेंगे। तो इसके अंदर सीधी सीधी बात है, जो याद रखने वाली चीजें है ना वो ध्यान में रखो। कार्बन जो है ना, कार्बन जो है इसका शुष्क भार कितना है, 49%, 49% क्या है इसका, 49% क्या है इसका शुष्क भार है कार्बन का, ठीक है। 71% जो कार्बन है ना, 71% जो कार्बन है वो कहां पर है, समुद्र में विलय के रूप में विद्यमान है, ठीक है। 71% जो कार्बन है, जितना भी कार्बन है उसका 71% जो कार्बन है वो कहां पर है, समुद्र के अंदर है, समुद्र में विलय के रूप में विद्यमान है। फिर बात करें सागरीय जो कार्बन है ना, सागरीय जो कार्बन है जो समुद्र के अंदर जो कार्बन है, तो सागरीय कार्बन जो भंडार है वो वायुमंडल के अंदर CO2 की मात्रा को नियमित रखता है, ठीक है। तो सागर के अंदर जो भंडार है ना CO2 का, कार्बन का जो सागर के अंदर भंडार है वो क्या करता है, वायुमंडल के अंदर CO2 को नियमित रखता है, ठीक है। CO2 को, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको नियमित रखने का काम कौन करता है, सागरीय कार्बन भंडार, ठीक है। जो जीवाश्मी जो ईंधन है ना, जीवाश्मी ईंधन मतलब फोसिल फ्यूल होगा, पेट्रोल होगा, डीजल हो गए, कोयला हो गया, सारी चीजें क्या है, जीवाश्मी ईंधन है कि भी कार्बन का भंडार है, ये भी क्या होता है, कार्बन का भंडार ही है, ठीक है। जैव मंडल में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा प्रतिवर्ष 4 × 10⁻13 kg कार्बन स्थिरीकरण होता है। तो ये आपको डेटा ध्यान में रखना, 4 × 10⁻13 kg, ठीक है। 4×10⁻13 किलोग्राम क्या होता है, कार्बन जो है उसका स्थिरीकरण होता है, प्रतिवर्ष होता है, ठीक है, जैव मंडल के अंदर, किसके द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। फिर बात करें यौगिकीकृत कार्बन जो है कुछ मात्रा में अवसादों में नष्ट होते हैं, ठीक है। यौगिकीकृत जो कार्बन है, यौगिकीकृत जो कार्बन है वो कुछ मात्रा में अवसादों में नष्ट होती है, ठीक है। अब ये देख लो, अपने लकड़ी जलाई, ठीक है, लकड़ी जलाई, जंगल के अंदर आग लगी, जंगली आग, ठीक है। जीवाश्मी ईंधन जलाने में पेट्रोल डीजल ये जला रहे हैं अपन, कोयले जला रहे हैं, ठीक है। और क्या है, ज्वालामुखी क्रियाएं हो रही हैं, तो ये क्या है, ये क्या, इससे क्या होगा, अतिरिक्त कार्बन बढ़ जाएगी, जो वायुमंडल है उसके अंदर, अपने मतलब लकड़ी जला रहे हो आप तो उससे गैस निकलेगी कार्बन, और वो कार्बन क्या है, वायुमंडल के अंदर अतिरिक्त हो जाएगी। तो ये क्या है, अतिरिक्त स्रोत है किसके, अतिरिक्त स्रोतों द्वारा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त किया जाता है इसके अंदर। इससे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है किसके अंदर, वायुमंडल के अंदर। फिर आगे चलो जी, बात करेंगे इसकी फॉस्फोरस चक्कर की। इस डायग्राम के अंदर, एनसीईआरटी का डायग्राम है, इससे आपका क्लियर हो जाएगा फॉस्फोरस चक्कर कैसे क्या होता है भैया। ये उत्पादक है, इसके अंदर फॉस्फोरस है, उत्पादक के पास फॉस्फोरस है, उत्पादक को किसने खाया, उपभोक्ता ने खाया, ठीक है। तो वो फॉस्फोरस यहां पर चला गया उपभोक्ता के पास, उपभोक्ता को अपरद ने खाया तो वो अपरद के पास चला गया, अपरद का क्या हुआ, अपघटन हुआ, अपघटन मतलब अब उपभोक्ता को अपरद ने नहीं खाया, उपभोक्ता मर गया तो वो अपरद में कन्वर्ट हो गया, सॉरी, उपभोक्ता जो है वो अपरद में कन्वर्ट हो गया, मर गया तो अपरद में कन्वर्ट हो गया। अपरद का क्या हुआ, अपघटन हुआ, और वो किसमें हो गया, मृदा में विलीन हो गया। मृदा में विलीन हुआ तो मतलब मृदा के अंदर क्या चली गई, मतलब मिट्टी के अंदर क्या चले गए, वो फॉस्फोरस जो है वो मिट्टी के अंदर चला गया। और जो मृदा है जो है ना, मिट्टी जो है वो मिट्टी में और कहां से आ गया, और कहां से आया मिट्टी के अंदर जो फॉस्फोरस, और कहां से आएगा, जो चट्टान, ये जो खनिज है ना, चट्टान, आपको सबको पता है चट्टान के अंदर क्या होता है, चट्टान के अंदर फॉस्फोरस की मात्रा होती है। तो चट्टान का क्या हुआ, अपक्षय विलयन होगा तो उससे क्या होगा, मृदा कन्वर्ट होगा, तो मृदा के अंदर क्या होगा, मतलब मिट्टी के अंदर दो जगहों से क्या आ गया, फॉस्फोरस आ गया, तो चट्टानों से आ गया, और ये कहां से आ गया, जो अपरद था उससे आ गया। अब मृदा के अंदर कौन होते हैं, उत्पादक जो है, पेड़ पौधे जो है वो मिट्टी के अंदर तो लगे हुए हैं, तो पेड़ पौधे कहां से फॉस्फोरस लाएंगे, मिट्टी से, वो फॉस्फोरस पेड़ों के अंदर वापस चला जाएगा, ये वापस चला गया, ठीक है। तो ये यहां से कुछ मात्रा में क्या होता है, रन ऑफ हो जाता है, कुछ मात्रा में जो फॉस्फोरस वो बाहर निकल जाता है। या फिर उत्पादक को डायरेक्ट अगर अपरद में कन्वर्ट हो गया, मतलब अपरद में
कन्वर्ट कैसे होगा, उत्पादक जो है वो मतलब बहुत तेज आंधी आई और उत्पादक जो है ना पेड़ है वो गिर गए, ठीक है, पेड़ जो वो नीचे गिर गए तो वो किसमें, अपराध में, डेड बॉडी में कन्वर्ट हो गए ना। तो डायरेक्ट ऐसे भी हो सकता है, ये साइकिल ऐसे भी चल सकती है, या फिर उत्पादक उपभोक्ता, फिर अपराध, फिर मृदा में विलीन, फिर वापस इसमें, ऐसे साइकिल चलती रहती है, फॉस्फोरस साइकिल होगी। अब बात करेंगे इसकी पारितंत्र सेवाएं की। पारितंत्र सेवाएं क्या होती हैं? पारितंत्र सेवाएं मतलब जितनी भी मतलब अपन को मिलती हैं इकोसिस्टम से बनी जितनी भी सेवा मिलती है अपन को, जैसे पेड़ पौधे, अपन घास खा रहे हैं, मतलब पेड़ पौधे खा रहे हैं, अपन कोई फल फ्रूट खा रहे हैं, अपने खाना खा रहे हैं, तो सारा क्या है, सारा क्या है इसके अंदर, इकोसिस्टम ही है, ठीक है, सारा क्या है, पारितंत्र ही है, ठीक है। ये तो मतलब अपन को सूर्य की किरण मिल रही है, ये भी पारितंत्र के अंदर ही है, ठीक है। तो इसके अंदर एक साइंटिस्ट थे, ये पहली बात तो इन्होंने ये बोली कि भैया ये तो इनको कोई अपन इनका कोई मोल भाव नहीं कर सकते, जो पारितंत्र जो सेवाएं हैं इनका कोई मोल भाव नहीं कर सकते, ठीक है। अब आपको पता है ना, अभी सर्दियां थी तो सबको पता है ना सूर्य की कितनी मतलब वो थी कि हाँ भैया सूर्य की किरण मिल जाए तो थोड़ी देर धूप में बैठ जाए, ठीक है, सूरज निकल जाए तो थोड़ी देर बैठ जाए धूप में के अंदर, शांति मिल जाए, तो सूरज की इंपॉर्टेंस पता चलती है ना। तो वैसे ही है भैया कि इनकी कोई मतलब अपन पैसे नहीं बता सकते कि भैया इस चीज के इतने पैसे हैं, लेकिन फिर भी ये रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा है, इन्होंने, ये साइंटिस्ट है, इन्होंने कुछ प्राइस टैग लगाए। इनके प्राइस टैग क्या लगाए इन्होंने, एक प्राइस टैग लगाया यूएस डॉलर कितना, पहले तो डॉलर की बातें कर ली, सीधी बात कर लिया ना, तो डॉलर की बात कर ली, मतलब आज के 82 रुपए एक डॉलर का, ठीक है। तो यूएस डॉलर कितना, 33 ट्रिलियन, ठीक है, 33 ट्रिलियन यूएस डॉलर, मतलब बहुत पैसा होता है, कैलकुलेट नहीं कर पाएगा, ठीक है। रुपए तो बहुत होते हैं, तो ये बहुत ज्यादा रुपए बता दिए उन्होंने, पर ईयर है, ठीक है। ये जितना भी अपन को पारितंत्र से जितनी भी अपन को सर्विसेज मिल रही है ना, इनकी प्राइस बताइए कि भैया ये अपनी की ये जो इंसान है ना, इनकी औकात से बाहर की बातें हैं, ठीक है। इनकी प्राइस ये नहीं चुका पाएंगे कभी, ठीक है। ये बहुत ज्यादा प्राइस है इसकी, जो अपने को मतलब जो नेचर से अपन को जो भी मिल रहा है वो क्या है, अनमोल चीजें हैं। और इसकी प्राइस कितनी बताई, यूएस डॉलर में बताई इन्होंने, और वो कितनी है, 33 ट्रिलियन पर ईयर, एक साल के 33 ट्रिलियन, मतलब बहुत ज्यादा पैसा, मतलब अपने की सोच से ऊपर है, ठीक है। अब ये टोटल कॉस्ट जो है ना, टोटल कॉस्ट जो है मतलब ये 33 जो ट्रिलियन है, इसमें से 50% जो है ना वो किसको देना पड़ेगा अपन को, सॉइल फॉर्मेशन, जो मिट्टी बन रही है ना, जो मिट्टी बन रही है ना, जो चट्टानों से जो मिट्टी बन रही है, इसका 50% जो है ना 33 ट्रिलियन में से 50% अपन को किसको देना चाहिए, जो सॉइल फॉर्मेशन हो रही है उसको ही जाएगा, ठीक है। उसकी प्राइस है 50% तो उसका, ठीक है। और 10% से कम किसको देना पड़ेगा, न्यूट्रिएंट साइकिलिंग का हो गया, ठीक है। और 6% जो क्लाइमेट रेगुलेशन हो रहा है, हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ, मतलब जंगल वंगल हो गए, ठीक है, इन सारों को मिलेगा, ठीक है। ये इन्होंने प्राइस बताई, तो ये थोड़ा सा याद रख लेना। बाकी चैप्टर हो गया कंप्लीट। जैसा भी आपको लगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन सेक्शन के अंदर, तो वहां पर ज्वाइन जरूर से कर लो। ये नोट्स वहां पर मिलने वाले हैं आपको, एग्जाम से पहले आपको बहुत काम आने वाले हैं ये नोट्स, ठीक है। तो मेरी मान लो, और एक इतने सारे कर रखे हैं, ज्वाइन एक और कर लो ना। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो। थैंक यू सो मच।